हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज राहुल गुप्ता। E1 कैरियर एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं टोटल के टोटल आज के देश के एजुकेशन सिस्टम में। ठीक है, तो एजुकेशन सिस्टम पे ही मैं चर्चा करने वाला था। तब तक रात को एक कांड हो गया जो कि ये भी एजुकेशन से रिलेटेड ही है। खान सर, जिनके कोचिंग के ऊपर क्या हुआ है, फिर से अटैक हुआ है। फिर से अटैक मतलब समझते हो ना, इसके पहले भी इनके कोचिंग के ऊपर अटैक हुआ था जब ये पूरे के पूरे फेमस नहीं थे। उस टाइम इनके कोचिंग पे क्या अटैक हुआ था, बम से हुआ था। किसी से? बम से। ठीक है, लेकिन अभी किसे अटैक हुआ है, तो पत्थर से, और पत्थरबाजी भी हुई है और वहां पे गोली भी चली है, जिसमें खान सर के एक जो क्या बोलते हैं गार्ड था, उसको चोट भी लगी है, जिनको इनके हॉस्पिटल में नहीं, PMCH हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। ठीक है, तो ये सर प्रकरण है। और पिछले कुछ दिनों से आप लोग देख रहे थे कि क्या है कि अंजना ओम कश्यप ने पूरे यूट्यूबर टीचर को, पूरे यूट्यूबर टीचर को नहीं बोला था, कुछ यूट्यूबर टीचर को बोला था। और उनका टारगेट तो आप लोग समझ ही सकते हो कि किन के ऊपर टारगेट था। लेकिन उसके बाद पूरे इंडिया में क्या हो गया कि बवाल मच गया, जितने भी यूट्यूबर टीचर थे उनको टारगेट करने लगे। ठीक है, टारगेट करने लगे, रोस्ट करने लगे। ठीक है, तो उन्होंने बोला भी था वैसा, 2 कौड़ी का टीचर। एक्चुअली उनका निशाना कहीं और था, बट उन्होंने गलती यही किया कि उन्होंने डायरेक्टली नाम करके बोले रहते तो इतने सारे उनको टारगेटेड नहीं मिलता। ठीक है, तो ये सब प्रकरण होते रहता है। इसी बीच में क्या हो जाता है कि बिहार पुलिस का रिजल्ट आ जाता है। बिहार पुलिस का रिजल्ट आया, जिस बिहार पुलिस के रिजल्ट में टोटल कितने थे, 19,838 पोस्ट था। कितना था? 19,838 पोस्ट था। और जिसमें से क्या होता है कि पटना के 2 फेमस टीचर हैं, जिनका नाम है खान सर और एक रोशन आनंद सर, ज्ञान बिंदु। ठीक है, तो रोशन आनंद सर ने बोला कि हमारे यहाँ से सिलेक्शन कितने बच्चे लोग का हुआ है बिहार पुलिस में, 10,000। और खान सर ने बोला कितना, 12,000 बच्चे लोग का सिलेक्शन हुआ। टोटल मिला के होते कितने हैं, 22,000। ठीक है, ये 22,000 होते हैं। और भाई टोटल पोस्ट कितना था, 19,838 पोस्ट था। ठीक है, तो ये देख लीजिए, ये 19,838 वोट पोस्ट था और टोटल सिलेक्शन हो गए इनके यहाँ से 22,000। ठीक है, ये भी चलो, ये भी चीज ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये लोग पूरे इंडिया में, चाहे पूरे बिहार में, ये लोग ही सिर्फ पढ़ा रहा है, बाकी लोग नहीं पढ़ा रहे। इनका कहने का मतलब जो भी रिजल्ट होती है इनके यहाँ से होती है, बाकी यहाँ पे रिजल्ट नहीं होती है। आप लोग समझते हो कि 24 पोस्ट आया था, एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में पोस्ट आया था 24 फॉरेस्ट, जिसमें से खान सर ने बोला था कि 18 फॉरेस्ट जो ऑफिसर थे ना, इनके यहाँ से सेलेक्ट हुआ था। मतलब सारे के सारे सिलेक्शन यही टीचर लोग, 2 लोग देते हैं, बाकी टीचर लोग नहीं देते। मैं मानता हूं कि देखो, खान सर भी है, रोशन सर भी है, ये भी पढ़ाते हैं, अच्छे पढ़ाते हैं। क्या हम लोग नहीं पढ़ाते हैं? हम लोग भी अच्छे पढ़ाते हैं भाई। आओ, ऐसा बात नहीं है। देखो, सब टीचर अच्छा पढ़ाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ाता है। इसका मतलब ये नहीं कि सारे रिजल्ट आप ही दे रहे हो और दूसरा कोई नहीं दे रहा। तो इसी प्रकरण में हुआ था कि 2 दिन में हम उड़ा देंगे खान सर के कोचिंग को। तो ये सब हुआ और कोचिंग पे टोटल यहाँ पे उड़ाने की बात हुई थी। ये सर बोल रहे थे, खान सर, कि बोला गया था कि आपके कोचिंग को उड़ा देंगे। और कोचिंग को उड़ाने के लिए यहाँ पे गोली और क्या हुआ, पत्थर का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें तो चलती रहती है। ये देश है, इंडिया है भाई, और ये सारा का सारा चीज़ें इंडिया में भी। और ये है बिहार। ठीक है ना, बिहार में लोगों को बेवकूफ़ बनाना बहुत ज़्यादा आसान है, लोग बना देते हैं। भाई टीचर है, पढ़ाता है, ठीक है, अच्छी बात है, हम भी पढ़ाते हैं, लेकिन हम लोग ये मतलब ये है ना, ये सब चीज़ें नहीं करते हैं। आप लोग को जैसे, आप लोग इस बात थोड़ा सोचना, आप लोग कि इतने बड़े बड़े टीचर है, इतने बड़े टीचर है, पान इंडिया इन लोग को जानती है, और इनके कोचिंग के ऊपर अटैक हो जाता है। और फिर इनके पास पता नहीं चलता है कि इनके कोचिंग के ऊपर अटैक किसने किया, और कुछ पता नहीं चलता, कोई मीडिया में कुछ भी सबूत नहीं मिलता है। अरे भाई, ऐसे कैसे हो सकता है? एक छोटा सा गरीब के घर पे अटैक होता तो ये माना जाता है कि उसके में दम नहीं था, कुछ पैसे नहीं थे, पावर नहीं थे। आप लोग के पास इतने पावर, प्रॉपर्टी, ये सब कुछ है, फिर भी पता नहीं चलता है कौन है। लेकिन मतलब आप लोग सोच सकते हो कि ये क्या है, क्या नहीं है। कुछ बातें, कुछ लोग मार्केट में निकल रहा है कि अपना नाम करने के लिए ये लोगों की सिंपैथी लेने के लिए करते हैं। कुछ लोग कुछ कह रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं कि सही में अटैक हुआ था, ये सब अटैक होता है, कुछ लोग बोलते हैं खुदे करवाता है लोग। तो ये सब चीज़ें चलते रहती है। ठीक है, और रही बात बाकी चीज़ें तो छोड़ दो। और उसके बाद हम लोग देखना है, हमको ये आज का पूरा लेक्चर जो बनाना था ना, पूरा का पूरा एजुकेशन सिस्टम पे बनाना था कि भारत का पूरा एजुकेशन सिस्टम कहाँ खड़ा है, कैसे है, पूरा कंपेरिजन मैं करने वाला हूँ। पूरा जो भी वर्ल्ड के अच्छे अच्छे कंट्री है, उस एजुकेशन सिस्टम से मैं कंपैरिजन करने वाला था। तो मैं इसी पे रिसर्च कर रहा था, तब तक ये कांड हो गया, तो मैं सोचा आप लोग को बता देता हूँ। बाकी चीज़ें आप लोग देख लेना। ठीक है, बस ठीक है, ये चलते हैं और आगे आते हैं। अब हम आते हैं एजुकेशन का जो डिपार्टमेंट, एजुकेशन पे जो हम बात करने वाले हैं, उस पर बात करने वाले हैं। ठीक है,
देखिए एजुकेशन किसी भी कंट्री को बर्बाद करने में और किसी भी कंट्री को आबाद करने में, मतलब डेवलप करने में और उनका बर्बाद करने में, दोनों में हाथ रहता है। एजुकेशन जिसका सही रहेगा उस रीजन का डेवलपमेंट कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। आप लोग इतना समझ लो, अगर इंडिया को विश्व गुरु बनना है तो क्या करना पड़ेगा, एजुकेशन सिस्टम को अच्छे करना पड़ेगा। और अभी के हालात जैसे एजुकेशन सिस्टम का है, एजुकेशन में हर जगह आपको फॉल्ट दिख रहा है, ग्लिच दिख रहा है। हम ये नहीं बोल रहे कोई जानबूझ के कर रहा है, कोई भी सरकार है चाहे कोई भी सिस्टम है जानबूझ के कर रहा है, लेकिन ये हो रहा है तो ये हो क्यों रहा है, ये सुधर क्यों नहीं रहा है, मतलब ये सुधरना चाहिए कि नहीं सुधरना चाहिए। हर आदमी चाहता है कि सुधरे, हर बच्चे लोग का प्रॉब्लम यहाँ पे है, तो वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिएगा ये एक कोट है, नेल्सन मंडेला, आप लोग जानते होंगे, साउथ अफ्रीका के ये लीडर है, साउथ अफ्रीका के लीडर रह चुके हैं। जैसे हम लोग का महात्मा गांधी थे, इंडिया को क्या बोलते हैं आजाद कराने में उनका योगदान रहा था, वैसे ही साउथ अफ्रीका को, अफ्रीकन कंट्री को, अफ्रीका को आजाद कराने में इनका योगदान रहा था। नेल्सन मंडेला देखिए क्या बोलते हैं, शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसका उपयोग आप दुनिया को बदलने के लिए कर सकते हो, ठीक है। मतलब शिक्षा इतना बड़ा ताकतवर चीज है कि पूरे दुनिया को आप लोग क्या कर सकते हो, बदल सकते हो। जैसे कि अभी मान लो कि अभी बात की खान सर, तो वो किसके बदौलत है, शिक्षा के बदौलत ही इतना बड़ा पॉपुलैरिटी मिली है। ऐसा कुछ नहीं है दूसरे चीज उन्होंने किया था, शिक्षा दिया, अच्छा किया, ठीक है। पढ़ाते अच्छे बड़े, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ाते हैं, बाकी टीचर भी पढ़ाते हैं भाई, सिर्फ आप नहीं पढ़ाते हो ऐसा कुछ नहीं है, सब पढ़ाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें समझ सकते हो। नेल्सन मंडेला के बारे में थोड़ा सा मैं आप लोग को बता देता हूँ। ये अफ्रीका के मतलब ये फ्रीडम फाइटर रह चुके हैं। 1950-60 के आसपास में क्या होता है कि वहाँ पे जो भी यूरोप कंट्री वाले थे, जैसे ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ पे रूल करते थे, वहाँ पे भी रूल करते थे। तो उस टाइम में ब्रिटिशर्स लोग थे ना, वहाँ पे अफ्रीका में बहुत ही ज़्यादा क्या कर रहे थे, मतलब भेदभाव की नीति करते थे। एक सिस्टम था, सोसाइटी को 3 पार्ट में उन्होंने डिवाइड कर दिया था, अपाती सिस्टम। तो अपाती सिस्टम क्या था, समाज को उन्होंने जो भी ब्रिटिशर्स थे ना 3 भाग में बांट दिया था। एक था व्हाइट, एक कलर और एक ब्लैक, मतलब एक सफ़ेद, एक काले और एक रंगीन। तो सफ़ेद लोग वो थे, व्हाइट लोग वो थे जो मतलब ब्रिटेन वाले थे, और ब्लैक लोग वो थे साउथ अफ्रीकन वाले थे, और कलर वो थे जो कि इंडिया से जाके वहाँ पे अपना मतलब रह रहे थे, उनको बोलते हैं। तो इनको सोसाइटी को ऐसे डिवाइड किया था ब्रिटिशर्स वालों लोगों ने कि व्हाइट वाले रीजन में ये मतलब ब्लैक वाले और कलर वाले नहीं जा सकते हैं। अगर किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में अगर व्हाइट वाले जा रहे हैं तो उसमें ब्लैक वाले लोग नहीं जा रहे हैं। किसी मंदिर हो गया, कोई मस्जिद हो गया, कहीं पे भी मतलब वो लोग जा रहे हैं, चर्च वगैरह में जा रहे हैं, तो वहाँ पे ब्लैक वाले लोग नहीं जा रहे हैं। व्हाइट वाले रीजन में ब्लैक, इस तरह का सिस्टम उन्होंने बना के रखा था। उसके बाद वहाँ के लोग फ्रीडम फाइटर जागे, लोग फ्रीडम फाइटर उन्होंने प्रोटेस्ट किया, लेकिन फिर भी अफ्रीका में जो भी यूरोप कंट्री वाले थे, ब्रिटिशर्स वाले थे, वो माने नहीं। कितने लोगों को मारा, कितने लोगों को जेल किया, उसमें ही एक नेल्सन मंडेला थे, इनको भी क्या हुआ था, इनको लाइफ इम्प्रिजमेंट की सजा हुई थी। लाइफ इम्प्रिजमेंट का मतलब ये है कि इनको उम्र कैद की सजा हुई थी, लेकिन फाइनली इनको 28 साल की उम्र में 92 में इनको बाहर निकाल दिया गया, ठीक है। तो ये थे, और पूरा स्ट्रगल करके मतलब समझ लो एक तरीके से अफ्रीका को आज़ाद कराने में इनका क्रिटिकल रोल था, और ये बहुत बड़े ज्ञानी थे, ठीक है। तो ये थे नेल्सन मंडेला। तो इन्होंने ही बोला था कि शिक्षा एक ऐसी हथियार है जिससे दुनिया को आप क्या कर सकते हो, बदल सकते हो, ठीक है। अब रही बात कि आप देख सकते हो ये तो चीज़ें हो गई। अब देखो हमको अगर विश्व गुरु बनना है, ठीक है, विश्व गुरु की बातें बहुत ज़्यादा होती है, मोदी जी ही बहुत बार बोलते हैं। हाँ देखो अच्छी बात है, विश्व गुरु बनना अच्छी बात है, ये नहीं बोल रहा है, और इन्होंने भी बोला कि अच्छी बात है, बनना चाहिए, लेकिन विश्व गुरु हम बनेंगे कैसे। आप देख सकते हो इन्होंने ही बोला था लाइब्रेरी रीडिंग, स्कूल में बिजली, छात्र शिक्षक अनुपात में सुधार। मतलब जब तक एजुकेशन नहीं होगा, सब कोई मानता है, ये भी मानते हैं कि एजुकेशन सिस्टम जब तक सुधरेगा नहीं तब तक आप मतलब किसी भी कंट्री को आप विश्व गुरु नहीं बना सकते हो। तो क्या एजुकेशन सिस्टम हमारा सही है, सही है तो कैसे सही है, क्यों नहीं अच्छा बेहतर हो पा रहा, ये सारी चीजें हम चर्चा करने वाले हैं। बने रहिएगा एकदम पूरा कंप्लीट। देखिए अब आज की वीडियो में हम लोग क्या क्या चर्चा करने वाले हैं ये देखिए। सबसे पहला तो हम लोग देखने वाले हैं प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन का भी प्रेजेंट सिचुएशन क्या है आप लोग को थोड़ा समझना पड़ेगा। जैसे आप लोग देख सकते हो नीट का मामला हुआ, उसके बाद आए दिन पेपर लीक होते हैं, भ्रष्टाचार होता है, माफिया लोग है, ये सारी चीज़ें, ये क्यों हो रहा है, ये पहले से था, हो रहा है कि अभी था, ये सारा चीज़ें आप लोग थोड़ा सा अंदाज़ा लगाइएगा। फिर इसी वीडियो में हम लोग ये पढ़ने वाले हैं एजुकेशन सिस्टम कंपैरिजन विद द सम कंट्री। कुछ ऐसे कंट्री है जैसे जापान, इंडिया, चाइना,
ये हो गया, अमेरिका हो गया, इस कंट्री के साथ हम क्या करेंगे, एजुकेशन को कंपैरिजन, कंप्लीट कंपैरिजन करेंगे कि वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम कैसा है और भारत में कैसा एजुकेशन सिस्टम है, और वहाँ पे लोगों का कैसे लाइफ स्टाइल है, यहाँ पे लोगों का लाइफ स्टाइल कैसी है, वहाँ पे कितने लोगों को जॉब, एक सेटिस्फैक्शन जॉब मिलता है, यहाँ पे कितने लोगों को सेटिस्फैक्टरी जॉब मिलता है, वहाँ के लोग कितना कमा रहा है, यहाँ के लोग कितना कमा रहा है, वो सारी चीज़ें हम कंपेरिजन करेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद देख सकते हो हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना टफ है तो हमें इससे कुछ फायदा हुआ या है हमें, मतलब कहने का मतलब भी देखोगे अब पूरा मैं बताऊंगा तो उसमें सबसे ज़्यादा एजुकेशन सिस्टम जो टफ मिलेगा ना वो कहाँ का मिलेगा, तो इंडिया का मिलेगा। लेकिन इतना टफ एजुकेशन सिस्टम होने के बावजूद क्या हमें कुछ मिला, इसी से फ़ायदा हुआ, इसी से मतलब टफ है तो हम लोग को भाई ज़्यादा कुछ मिलना भी चाहिए, मिला कि नहीं मिला वो सारी चीज़ें हम लोग कंपेरिजन करके बताऊंगा, डिसाइड आप लोग करिएगा। ठीक है, कंपेरिजन ऑफ द इनकम ऑफ डिफरेंट कंट्री, अगर इतना एजुकेशन सिस्टम टफ है तो भाई कंट्री, हम लोग का इनकम भी क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। क्या हर एक कंट्री से हमारा इनकम ज़्यादा है क्या, देखते हैं, वो भी सब देखेंगे। आफ्टर ग्रेजुएशन व्हाट परसेंट स्टूडेंट गेट ए सिक्योर जॉब, मतलब ग्रेजुएशन करने के बाद कितने परसेंट ऐसे स्टूडेंट है जिनको एक सिक्योर जॉब मिल जाता है। सिक्योर जॉब का मतलब ये होता है, मतलब ऐसा नहीं कि जॉब का रिस्क नहीं हो जाने का, ऐसा जॉब मिल जाए और उनकी लाइफ अच्छी खासी चले। तो ये सब भी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा बने रहिएगा आप लोग शुरू से लास्ट तक। व्हाट इज द कैरियर ऑप्शन इन इंडिया, इंडिया में कितने प्रकार के कैरियर ऑप्शन है, आप देखोगे ना इतने ज़्यादा यहाँ पे कोर्सेस है कि पूछ नहीं सकते हो, सारे कोर्सेज मैं बताऊंगा, इतने ज़्यादा कोर्सेज है। आप जाओगे दूसरे कंट्री में ना, एक एंट्रेंस एग्जाम होता है, एक एंट्रेंस एग्जाम पे यहाँ पे देखो तो नीट के अलग, जेई के अलग, एमबीए के अलग, क्लैट के लिए अलग, नीट का मतलब सारे एग्जाम के लिए अलग अलग बॉडी है, अलग अलग चीज़ें, सब कुछ का सिस्टम बना के देखोगे। इंसान अगर ऑप्शन अगर बोल दिया जाएगा ना बच्चे को चूजने करने के लिए, तो आपको 100 से ज़्यादा मैं ऑप्शन यहाँ पे कैरियर ऑप्शन गिना दूंगा, लेकिन किसी भी कैरियर ऑप्शन से एक सेटिस्फैक्टरी जॉब मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। ये ऐसा सिस्टम है कि अगर वो किसी ने इंजीनियरिंग किया है तो अभी जाके वो आर्ट्स वाला काम कर रहा है, आर्ट्स किया है तो कभी जाके वो टीचिंग कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है, मतलब कोई भी स्किल बेसिस से यहाँ पे काम नहीं मिल रहा है लोगों को। और बात इतने बड़े बड़े हैं कि पूछो मत, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ किसी भी लोगों को, मैं किसी भी पर्सन को मैं टारगेट नहीं, न विपक्ष न पक्ष, ठीक है, हमको बस जवाब चाहिए। अगर कोई देना चाहते हैं तो आके दे सकता है, जितने ये हल्ला हुआ किया है ना दे सकते हैं, बाकी चीज़ें आइए अब दिखाते हैं। अभी सिचुएशन, करंट सिचुएशन एजुकेशन का देखिए आप लोग, और आप लोग लगाइए कि ये सिचुएशन ऐसा सही है कि गलत है। ऐसा सिचुएशन अगर है तो सुधरना चाहिए कि नहीं सुधरना चाहिए। जैसे आप लोग देख सकते हो बिहार मेंस दरोगा एग्जाम हुआ था अभी 27 मई को हुआ था, और उसमें भी क्या हुआ कि ये प्रकरण होता है कि जब एग्जाम देने जाते हो ना तो एग्जाम हॉल से जब निकलते हो तो जो भी आपको क्वेश्चन पेपर मिले रहते हैं ना तो वहीं पे आपको क्या करना रहता है, सबमिट कर देना, सबमिट करके बाहर आना रहता है। लेकिन ये क्वेश्चन पेपर बाहर आ गए, आए कैसे, अब इसके लिए वो हल्ला हो रहा है, आना नहीं चाहिए, हल्ला हो रहा है, अब इसके लिए हो रहा है कि भाई पेपर लीक हो गया है, लोगों को दे दिया गया, इसलिए क्या करो, एग्जाम कैंसिल करो। तो ये सिस्टम की गड़बड़ी है, पेपर लीक हुआ नहीं हुआ मुझे नहीं पता और हम जानना में नहीं, लेकिन ये सब हुआ कैसे, बाहर पेपर आया क्यों, कैसे आया, ठीक है, ये चीज़ें हो गई। आपको हाल फिलहाल में नीट के बारे में पता ही होगा, सब लोग हल्ला हुआ। अब देखिए करंट में एसएससी के बारे में जानते हो, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन होता है जो जितने भी मतलब इनकम टैक्स ऑफिसर, सीबीआई ऑफिसर, इंटेलिजेंस ब्यूरो, कस्टम ऑफिसर, ऑडिट ऑफिसर, ठीक है, ये सब डिपार्टमेंट में अगर अच्छे अच्छे पोस्ट में अगर आपको जाना है तो एसएससी के थ्रू जाते हो। और एसएससी की क्या है, बॉडी है जो एग्जाम कंडक्ट कराती है, ठीक है, जैसे बैंकिंग में आईबीपीएस हो गया उसका एग्जाम बैंक के लिए एग्जाम कंडक्ट कराती है, वैसे ये जो कोर गवर्नमेंट जॉब हो गया उसके लिए एग्जाम कराती है, ठीक है। तो ये भी एक एग्जाम कंडक्ट कराती है एसएससी जीडी का, और एसएससी जीडी का एग्जाम हुआ था, देख लीजिए यहाँ पे बहुत सारे जगह पे एग्जाम को क्या किया गया, कैंसल किया गया। वहाँ पे कुछ बोला गया टेक्निकल ग्लिच था, कुछ हो गया कि ओवर क्राउडिंग हो गया, मतलब सीट अगर 600 का था वहाँ पे बच्चे पहुँच गए 1200। तो ऐसे कैसे हो सकता है सिस्टम, भाई ये सिस्टम की क्या है, मतलब ये सिस्टम है कि मतलब बकवास है। मतलब एक छोटी सी आप एग्जाम कंडक्ट नहीं करा रहे हो और खुद को बोल रहे हो कि हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं। अरे यार छोड़ो बकवास, थोड़ा काम कर लो, ठीक है। देखिए यहाँ पे सेवरल शिफ्ट ऑफ द एसएससी जीडी कांस्टेबल 2026 एग्जाम एट मल्टीपल सेंटर इन उत्तर प्रदेश इंक्लूडिंग लखनऊ, प्रयागराज एंड कानपुर एंड मुजफ्फरपुर बिहार ड्यू टू द सर्वर ग्लिच, समझ रहे हो ना, सर्वर ग्लिच एंड सीवियर ओवर बुकिंग क्वास, ठीक है, ओवर बुकिंग क्वास हो गया, मतलब यहाँ पे टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया और ओवर क्राउडिंग हो गया, ओवर क्राउडिंग हो गया, जिसके वजह से क्या हो गया कि बच्चे ज़्यादा पहुँच गए, इसलिए ये एक काम कंडक्ट नहीं कराते। इसमें कितने बच्चे शामिल होते हैं भाई, 46 लाख, कितने 46 लाख, आप देख सकते हो 40 से 50 लाख के आसपास में। एक मतलब समझ सकते हो कि नीट का एग्जाम 23 लाख
हुआ था, तो उसके लिए पूरा इंडिया में चला था। और ये देख लो इंडिया लेवल पे एग्जाम है, तो इसकी भी कोई बात नहीं कर रहा है। ये सब क्या है, मतलब देश के भविष्य के साथ खेला ही जा रहा है ना, मतलब स्टूडेंट को बोला जाता है देश का फ्यूचर है, तो ये एजुकेशन सिस्टम खराब, मतलब देश के भविष्य के साथ ही खेल रहे हो। आप लोग कब तक खेलोगे, क्या करोगे यार, समझ में नहीं आ रहा। आप लोग जैसा भी करो, ठीक है, देखते हैं। अब आगे आइए, देखते आते बहुत सारा चीज़ें देखिए यहाँ पे। देखिए CUT एक एग्जाम होता है, कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट, ठीक है, कॉमन यूनिवर्सिटी इंटरेस्ट टेस्ट होता है, इंट्रेंस टेस्ट होता है CUT, जिसके थ्रू ग्रेजुएशन में बहुत सारे सेक्टर में क्या होता है, अलग अलग कॉलेजेस में जाने के लिए एडमिशन होता है। तो उसका भी एग्जाम कौन कराता है, NTA कराता है, ठीक है ना, NTA कराता है। नाम याद रखिएगा, ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बोला जाता है इनको। और यहाँ पे भी क्या हुआ था, 28 मई को एग्जाम हुआ था, वो भी क्या हो गया था, एग्जाम कैंसल हो गया। कौन करवा रहा है, NTA करा रहा है। इंडिया का सबसे बड़ा जो बॉडी एग्जाम कंडक्ट कराने वाला वो है, उनका प्रॉब्लम है, वो भी एग्जाम कैंसिल कर देते हैं। समझ सकते हो। अभी ऐसे बॉडी तो आप गिन नहीं पाओगे कि इंडिया में कितने ऐसे बॉडी एग्जाम कंडक्ट कराने वाले के। हम क्या बोलते हैं, CET है, ठीक है, JEE का तो भाई एग्जाम यही कराते हैं, मेंस का तो एग्जाम NTA कराता है, लेकिन एडवांस का एग्जाम IIT वाले जो भी IIT है ना, वो लोग मिलकर कराते हैं, IIT कॉलेज वाले मिलकर कराते हैं, इनके अंडर में नहीं आता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें देख लो, प्रॉब्लम देखो आप लोग, देखो उसके बाद देखो प्रयागराज में लेखपाल, अब लेखापाल का एग्जाम हुआ था प्रयागराज में, वहाँ भी धांधली हो गया, उसमें भी बच्चे रोड पे आके सड़क पे मांग कर रहा है कि ये सब चीजें करो। तो ये देख लो, ये एक ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक स्टेट का है, एक रीजन का, पूरा कंट्री में ये सब चीजें चल रही है। अब देखते चलिए यहाँ पे दूसरी बात, ये देखो, ये तो सबसे बड़ा ब्लंडर है, इसके बारे में मैं बताऊं तो क्या बताऊं, ठीक है ना, ठीक है, ये बताऊं तो मैं क्या बताऊं। देखिए होता क्या था कि CBSE के बारे में जानते हो, CBSE जो कि इंग्लिश मीडियम वाला, चाहे उसमें हिंदी मीडियम में होता है। CBSE बोर्ड हर साल एग्जाम लेती है। तो इस साल इन्होंने फरवरी में डिसाइड किया कि इस साल से जो भी मतलब क्या होगा, मार्क्स मिलेंगे ना, तो OSM एक सिस्टम लाया, क्या, ऑन स्क्रीनिंग मार्किंग, मतलब ये ऑनलाइन आपको मार्क दिया जाएगा। जो भी एग्जाम होंगे 12th बेसिस का एग्जाम होगा, आपको क्या करना है, उसको सिस्टम के थ्रू क्या करना है, उसको भेज देना है। और जो भी टीचर है एक सिस्टम के थ्रू, मतलब स्कैन करके भेज देना है, और जो भी टीचर है अलग अलग स्टेट में, वहाँ से बैठे अच्छे अच्छे टीचर उसको मार्किंग कर देंगे, ठीक है। और इसको मिला किसको, तो कोएम्प्ट करके कोई मतलब कंपनी है, एडुटेक कंपनी है, कोएम्प्ट मतलब है वो आंध्र प्रदेश की कंपनी है, जो 2019 में क्या हुआ था, वो ब्लैक लिस्टेड हो गई थी। उनको ये टेंडर मिला कि आप ये काम करो, ये काम सिस्टम लाओ, जिसके थ्रू, तो आप समझ लो, ये जाके सर्च मार लेना आप लोग को, कोएम्प्ट एडुटेक मतलब टेक कंपनी है, उनको मिला था, जो ब्लैक लिस्टेड थी। बाद में हुआ टेंडर आया, टेंडर भरा गया, टेंडर में TCS और ये कंपनी दोनों मतलब क्या थी, क्या बोलते हैं, रेस में थी। फाइनली TCS को हटा के इनको दिया गया। क्यों दिया गया वो तो वो जाने, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अच्छा हुआ क्या था कि इनको जो स्कैन करके भेजना था ना बच्चे लोग को पेपर, वो बच्चे लोग का पेपर स्कैन करके भेजना था उस सिस्टम के थ्रू। बट कुछ टीचर ऐसे थे, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिली, कुछ नहीं मिला, मोबाइल फोन से ही स्कैन करके भेज दिए बेटा लोग। सोच लीजिए, मोबाइल स्कैन से ही फिर अब वहाँ पे ब्लर गए, कुछ लोग को दिख ना रहे, कुछ है, बहुत सारा प्रॉब्लम। अब बच्चे बताइए, इतने सारे बच्चे लोग के भविष्य का जिन खेला गया। अब जिनको मार्क्स अच्छे मिलने तो उनके मार्क्स कम आए, जिनको कम मिलने तो ज़्यादा आ गए। कुछ बच्चे ऐसे हैं कि IIT में उनके सिलेक्शन हो गया और उनको पता लगा कि 75% मार्क्स नहीं है। तो बहुत सारे चीज़ें जिसके वजह से आप देखिए, उसके बाद क्या हुआ, आपको अगर आपकी कॉपी रीचेक करवानी है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, पर कॉपी लगाओगे, पर कॉपी लगा के आप क्या करोगे, 100 रुपया आप कॉपी मंगवाओगे। फिर उसके बाद क्लेम करोगे क्वेश्चन का, तो उसके लिए 100 रुपया लगेगा। फिर उसके बाद पैसा लगेगा। मतलब अगर सोच लो, ये सब क्या है, मतलब गलती आप करो, सजा स्टूडेंट भुगते, पैसा वो दे, सब कुछ टेंशन वैसे है। आप लोग क्या कर रहे हो, झक मार रहे हो वहाँ पे बैठ के, क्या कर रहे हो, झाल मुड़ी बेच रहे हो, ऐसा बात का मत करो। बच्चे लोग का टेंशन कितना रहता है तुम लोग को नहीं पता यार। क्या मतलब बच्चे लोग की दुख दर्द समझो। जितने भी अनपढ़ गंवाड़ है ना, सब जगह बैठ गए हैं। सिस्टम को एकदम पूरा करप्ट हो चुके हैं, सिस्टम को ही बदलना पड़ेगा। आप लोग समझ सकते हो ना, ये सब चीजें हो रही है, ठीक है। गलती ये कर, अब इससे होगा क्या भाई, जो भी बॉडी है उसको पैसे की कमाई होगी, ठीक है। वैसे ही होता है, SSC हो गया, रेलवे हो गया, भर भर के क्वेश्चन क्या करते हैं, रॉन्ग करते हैं। और एक क्वेश्चन को सॉल्व करवाने के लिए, कंप्लेन करने के लिए पैसा दो, चेक कराने के लिए पैसा। तो ये सब कमाने का एक जरिया बना लिया है लोग, ठीक है, कि भाई क्वेश्चन रॉन्ग डालेंगे, गलती होगा, लोगों से पैसा वसूलेंगे, बच्चे से पैसा वसूलेंगे। अरे भाई ऐसे बेवकूफ़ी वाला काम मत करो, देश को डुबा दोगे तुम लोग, ठीक है ना। सिस्टम को सही करो और खुद सही हो जाओ, अदरवाइज देश डूब जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं चलता।
चलता है, आप लोग खुद डिसाइड करना है इसमें, ठीक है। अब देखिए, आप देखिए थोड़ा ये भी देखिए, ये सब भी चीजें मामले आप लोग को बहुत सारी चीजें मामला मैं लेके आया हूँ, एक मामला नहीं है। देखिए यहाँ पे ये क्या है, हु अमंग द फॉलोइंग एक्ट्रेस इज टॉलेस्ट हाइट, मतलब इसमें से बताना है कि निम्नलिखित में से सबसे लंबी कौन हीरोइन है। नाम है हुमा कुरैशी, कैटरीना कैफ, दीपिका पादुकोण, प्रीति जिंटा। अब बताइए, अब हीरोइन लोगों की हाइट अब मापते रहे हम लोग, अब बच्चे यही करें, अब हाइट मापते, किसी का मोटाई मापे, किसी का रेशियो मापे, यही सब करते रहे बच्चे लोग का। क्या क्वेश्चन पूछे जरा, मतलब कुछ भी जो भी आ रहा है मन में डाल दो, क्वेश्चन क्या होगा, कंप्लेन होगा, फाइल होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, बच्चे लोगों से पैसा वसूला जाएगा कि भाई दो पैसा तो चेक करवाएंगे, ठीक है। ये सब क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, वैलेंटाइन डे इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ, किस में, कौन से मंथ में वैलेंटाइन डे। अब बताओ, बच्चे लोग को वैलेंटाइन डे पढ़ा रहे हैं भाई, भाई वैलेंटाइन डे कम होता है ये भी बताओ, ठीक है। वैलेंटाइन डे बताओ, फिर उसके बाद 9 महीने बाद उसका क्या होता है, 14 चिल्ड्रन डे बताओ। तो यही सब पूछो भाई, क्या करना है। विदेश को देख लो आप लोग कहाँ लेके जा रहे हैं देश को ये लोग। अब देखिए, कहने का मतलब है शिक्षा का, अब शिक्षा का प्रॉब्लम यहाँ पे एक चीज़ नहीं है, सिस्टम ही नहीं है, सब लोग है, नीचे से ऊपर तक, हम भी है, सब भी है। क्योंकि यहाँ पे भारत में शिक्षकों का या शिक्षक का या शिक्षा का उतना वैल्यू नहीं किया जाता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा वैल्यू किसका किया जाता है, जिसके पास रेपुटेशन है, पैसे है, उनके ऊपर ज़्यादा लोग मतलब क्या करते हैं, वैल्यू करते हैं। शिक्षा का कोई वैल्यू वगैरह नहीं करता है यहाँ पे भारत में। अगर आपके पास पैसा है तो कोई टेंशन नहीं, सीधा बोलते हैं कि शिक्षा बड़ा या पैसा, तो लोग बोलते हैं पैसा, पैसा रहेगा तो बहुत सारे शिक्षित लोग आपके अंदर में काम करेंगे। यही इसीलिए ये प्रॉब्लम है, पैसा के लिए कुछ भी कर रहे हैं, शिक्षा को कर दरकिनार कर रहे हैं। तो इसी से होगा क्या, शॉर्ट टर्म के लिए लोग मतलब पर्सनल इंसान बढ़ेगा, देश तो कभी तरक्की करने वाला ही नहीं है। ये देश को डुबा के रहेंगे लोग, मानेंगे लोग, ठीक है। वही चीज़ें, भारत में ज्ञान का सम्मान किया जाता है, लेकिन आर्थिक सुरक्षा और अच्छी आय को अक्सर ज्ञान के व्यवहारिक परिणाम के रूप में अधिक महत्व दिया जाता है। जिसके पास पैसे है ना, उसी के भाई बोलबाला है, जिसकी लाटे उसकी बैंक। नॉलेज का यहाँ पे कोई बात नहीं है। बहुत सारे आपको मिल जाएंगे बोलते हुए कि भाई क्या करता है, तो लड़का पढ़ता है, पढ़ाता है, यही करता है, फिर पैसा क्या कमाता है, तो नहीं कमाता, तो कुछ नहीं। बाकी दूसरा लड़का है, कैसा भी करके कुछ भी करते, चोरी चमारी गुंडागर्दी करके पैसा कमा रहा है, कुछ भी कर रहा है, पैसा कमा लिया ना भाई, उसकी समाज में इज्जत है, बाकी नॉलेज वालों की इज्जत नहीं है। आप लोग ये सारी चीज़ें समझ सकते हो, भारत की स्थिति यही है। अब आते हैं हम लोग फाइनली, अब आ चुके हैं हम लोग को जो हमारा टारगेट था। ये सब तो चीज़ें मैंने बोल दिया कि बहुत सारे खुन्नस है मेरे अंदर, ठीक है। मेरा टारगेट तो ये बताना था कि इंडिया, जापान, चाइना और अमेरिका, इन तीनों के एजुकेशन सिस्टम के बारे में बताना, ठीक है। एक कंपैरिजन करवाना कि कौन से जो एजुकेशन सिस्टम है वो सही है, और आप लोग भी डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। जैसे देख सकते हो, गाँव काव ये चाइना में होता है, एग्जाम हेल जो जापान में होता है। एग्जाम हेल करके कोई जापान नहीं है, लेकिन वहाँ पे जो भी एग्जाम होता है ना, तो बच्चे लोगों के ऊपर स्ट्रेस बढ़ जाता है, तो जिसके चलते वहाँ पे बच्चे लोग इसको एग्जाम हेल ही बोलते हैं, मतलब नरक बोलते हैं, ठीक है। GPA SAT होता है जो अमेरिका में होता है, JEE नीट वगैरह जो होता है भारत में होता है। उसके अलावा भी बहुत सारे कैट मैट जैट CT सब एग्जाम है, इतने सारे एग्जाम है कि आप लोग गिन नहीं सकते हो, ठीक है ना। इंडिया के तो इतने सारे एग्जाम है, ठीक है। अब आ जाइए, आप लोग देखते हैं कि एक एक करके हम लोग कंपैरिजन करते हैं, USA vs चाइना, ये सब के बीच में देखते हैं कि कौन स्टूडेंट बेहतर, मतलब कौन सा देश है जो बेहतर बनाता है। देख सकते हो, ये आप लोगों को दिख जाएगा यहाँ पे, ये इंडिया के स्टूडेंट का है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो, हाँ क्या बात है। देखिए यहाँ पे एक स्टूडेंट बोल रहा है कि ऐसे इन्वायरमेंट मिले थे तो कोई भी अच्छे से पढ़ेगा। हाँ बाबू, ऐसे ही बोलते रहो, ऐसे ही करो, ठीक है। ऐसे देख लो, मतलब इनके कहने का मतलब है लड़का लड़की सब साथ में है, फ्रेंडली बैठे हैं, तो ऐसे मिले तो ठीक है। चलो जैसी भी है, ठीक है। आगे हम आते हैं, हम लोग का टारगेट जो है, सबसे पहले देखते हैं कि एजुकेशन का स्ट्रक्चर क्या है, मतलब हमारे इंडिया में स्ट्रक्चर क्या है। तो देखते हो कि पहले प्राइमरी होता है, फिर उसके बाद हायर होता है, फिर उसके बाद हायर सेकेंडरी होता है, फिर उसके बाद ग्रेजुएशन होता है, ठीक है। तो ऐसे मतलब होता है। तो इसी तरह हम लोग देखने हैं कि ऑल कंट्री में कैसे होता है। जैसे USA में देखोगे तो K-12 चलता है, K-12 मॉडल चलता है, जिसमें 5 साल प्राइमरी, 3 साल मिडिल और 4 साल हाई स्कूल यहाँ पे चलते हैं, ठीक है।
फिर उसके बाद देखो चाइना में 9 ईयर कंपल्सरी रहता है, जिसमें 6 साल प्राइमरी और 3 साल जूनियर मिडिल स्कूल और मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा रहती है, ठीक है यहाँ पे। फिर उसके बाद जापान में देख सकते हो, जापान में 6 साल 3 साल 3 साल 4 साल की संरचना है। 6 साल प्राइमरी, 3 साल जूनियर, 3 साल जूनियर हाई, 3 साल सीनियर हाई और 4 साल यूनिवर्सिटी में जाता है। भारत में देख सकते हो तो भारत यहाँ पर 10+12 पहले चलता था, बाद में NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आया, जिसके तहत 5 साल 3 साल 3 साल 4 साल फाउंडेशन प्रीपरेटरी मिडिल और सेकेंडरी में बदल रहा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मुख्य फोकस क्या होता है अब, ठीक है, ये तो चीज़ें सिस्टम हो गया। भारत में अगर पढ़ाई कर रहा है बच्चा तो उसको क्या किस पे फोकस कराया जाता है, चाइना में क्या चीज़ पे फोकस कराया जाता है, किस चीज़ पे फोकस रहता है, ठीक है, जापान में क्या चीज़ पे फोकस रहता है, ये सब चीज़ें देखिएगा यहाँ पे आप लोग को मिलेगा, ठीक है। इनका USA में क्या होता है, इनका पूरा का पूरा ध्यान क्या होता है, क्रिएटिविटी पे होता है, प्रैक्टिकल लर्निंग पे होता है, व्यक्तिगत विकास पर होता है, छात्रों के अपनी पसंद के विषय चुनने की आज़ादी होती है, ठीक है, ये चीज़ें होता है। फिर उसके बाद देखोगे तो चीन में यहाँ मेमोरी रटने और स्टेम का मतलब साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पर आधारित जोर दिया जाता है। अनुशासन बहुत सख्त है यहाँ पे, ठीक है, ये चीज़ है। फिर उसके बाद देखो जापान में प्राथमिक स्तर पर अंकों से ज़्यादा नैतिकता, शिष्टाचार और आत्मनिर्भरता पर बताया जाता है। वहाँ पे ऐसा नहीं है कि मार्क्स के बेसिस पे होता है, उनके अगर नैतिक अच्छा है, शिष्टाचार अच्छा है, आत्मनिर्भर है, जैसे बहुत सारे वहाँ पे स्टूडेंट है ना, जो कि स्टूडेंट क्या अपनी क्लास खुद सफाई करता है, यहाँ पे करवा दो तो भाई बवाली हो जाएगा कि ये टीचर है और क्लास में सफाई करवा रहा है बच्चा से, ठीक है। यह सिस्टम पारंपरिक रूप से थ्योरी और परीक्षाओं पर केंद्रित रहा, लेकिन अब नए बदलाव के जरिए प्रैक्टिकल स्किल और वेकेशनल ट्रेनिंग को बढ़ावा दिया जाता है। मतलब इंडिया में पहले तो प्रैक्टिकल चलता नहीं था, खाली थ्योरी भरा रटो भाई, बात खत्म करो, ठीक है। और अमेरिका में देख सकते हो, दोनों के बीच में मैं थोड़ा सा डिफरेंस में समझाता हूं कि ये प्रैक्टिकल और थ्योरी से क्या फायदे होते हैं, क्या नॉलेज होता है, थोड़ा सा बजिएगा। हमारे क्लास में 2 स्टूडेंट थे, एक था रोहन और एक था मतलब सोहन, ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूं, ठीक है, ऐसा चीज है रोहन और सोहन। रोहन जो था बहुत ही अच्छा मतलब स्विमर था, तैरने में बहुत अच्छा था, स्विमर था, और वो भी कहीं पे देख के सीखा था, मतलब उनको प्रेरणा मिली थी। जैसे वर्ल्ड का अगर सबसे मतलब बढ़िया स्विमर को तैराक को बोला जाए तो वो माइकल फिलिप्स है, ठीक है, दुनिया का बेस्ट है माइकल फिलिप्स है। तो रोहन बोला, रोहन तो जानता था स्विमिंग करने अच्छे से आता था, वो करता था, पूरा अच्छे से प्रैक्टिस किया। सोहन आके बोलता है रोहन से कि हमें भी क्या करनी है भाई, स्विमिंग सीखनी है, हमें भी स्विमिंग सिखा दो। तो बोला कि ठीक है, स्विमिंग है तो आ जाना, हम सिखा देंगे, ट्रेनिंग दे देंगे। तो बोला कि नहीं, हमें कुछ ऐसे टिप्स वगैरह बताओ जिससे हम क्या करें, वो अच्छे से हम स्विमिंग हमको आ जाए। तो रोहन ने बोला कि ठीक है, ये काम करो। उसने क्या कर दिया, कुछ बुक्स दिया, बोला कि ये बुक्स पढ़ लेना, ठीक है, बुक्स पढ़ लिया, बुक्स पढ़ के आया, ठीक है। फिर उसके बाद बोला कि ये लो जियो का सिम लो, और जियो का सिम दिया, बोला कि ये लेके जाओ और वीडियो जाके ये माइकल फिलिप्स के वगैरह वगैरह का जाके वीडियो देखना। वो जियो का सिम दे दिया, भर भर का नेट है, अब वो फिल्म मतलब माइकल फिलिप्स का वीडियो देख रहा है कि वो क्या देख रहा है वो जाने, ठीक है। उसने देखा, सब कुछ किया, पढ़ाई वढ़ाई किया। उसके बाद रोहन ने क्या किया, 100 मार्क्स का एक पेपर तैयार किया, और 100 मार्क्स के पेपर का उसने स्विमिंग के ऊपर, तैरने के ऊपर उसने टेस्ट लिया। 100 मार्क्स में से उसके 95% मार्क्स है, 95% मार्क्स है, ठीक है। तो ये हो गया। तो अब लगा सोहन को, अब तो हम भाई 95% मार्क्स आ गया, हम क्या करेंगे, अब तैर लेंगे। उसके बाद बोला कि ठीक है, रोहन लेके गया और उसको क्या किया, एक पॉन्ड था उसी में धक्का दे दिया। तो क्या इससे आपको लगता है कि वो तैर पाएगा? नहीं भाई, बिल्कुल नहीं तैर पाएगा, वहां पे थ्योरी की जरूरत ही नहीं है। तो वही चीजें अभी के टाइम में जो हो रहा है ना, इंडिया में हो रहा है। इंडिया में सिर्फ भर भर के रट्टा मराया जा रहा है और भर भर के भाई मार्क्स आ रहे हैं। लोगों को मार्क्स पे कंपेरिजन किया जाता है कि भाई ये बच्चा सही है कि गलत है, ये अच्छा पढ़ता है कि बुरा पढ़ता है। मार्क्स आ रहा है, अच्छी बात है, प्रैक्टिकल नॉलेज है कि नहीं है पता नहीं। अगर उनको लाइफ में कुछ छोटी सी प्रॉब्लम आ जाए तो वो सॉल्व कर पाएगा कि नहीं सॉल्व कर पाएगा, इससे कोई मतलब नहीं है। मार्क्स आए ना भाई, 99% मार्क्स आए, वो चीजें। तो इंडिया में ऐसा चीजें होता है, और इंडिया के लोगों ने परसेप्शन ही वैसा बना के रखा है, ठीक है ना, कि मार्क्स अच्छा है तो अच्छा है, नहीं तो नहीं अच्छा, ठीक है। तो ये सब चीजें मार्क्स के बेसिस पे सब कुछ है भाई, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीजें देख लीजिए यहाँ पे, ये था,
फिर उसके बाद आ जाइए हम लोग को मेजर एग्जाम्स स्ट्रेस लेवल। भारत में, इंडिया में और मान लीजिए चाइना, जापान हो गया, यहाँ पे अलग अलग कंट्री में कौन कौन से एग्जाम होते हैं और वो एग्जाम को लेकर वहाँ के बच्चे कितने स्ट्रेस में रहते हैं, कितने टेंशन में रहते हैं, ये चीज़ें। देखिए अमेरिका में देखिए कहता है सैट होता है जो स्कूलिस्ट असेसमेंट टेस्ट होता है, इंट्रेंस टेस्ट है जो कि ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने के लिए होता है। अमेरिकन कॉलेज टेस्टिंग होता है, ACT जिसको बोलते हैं हम लोग, जैसी परीक्षाएं होती है। लेकिन यूनिवर्सिटी एडमिशन में स्पोर्ट्स, लीडरशिप और एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी को भी बड़ा वेटेज है। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर स्पोर्ट्स खेल रहा है, लीडरशिप है, ठीक है, तो और भी कुछ कर रहा है तो उसके बेसिस पे भी उनको एडमिशन मिलता है, ठीक है। फिर उसके बाद देखिएगा चीन, यहाँ दुनिया की सबसे कठिन परीक्षा गाओकाओ होती है। इस एक परीक्षा से छात्र का पूरा भविष्य तय होता है, जिससे तनाव का स्तर बेहद ज़्यादा रहता है। मतलब समझ सकते हो कि इंडिया में आप लोगों को मतलब इंजीनियरिंग करना है तो JEE निकालना है, ठीक है, डॉक्टरी करना है तो नीट निकालना है, MBA करना है तो कैट निकालना है, लॉ करना है क्लैट निकालना है, ठीक है, BBA करना है IPMAT निकालना है। तो ऐसे वेरियस टाइप के आप देखोगे ना, डिफेंस एंड डिजाइनिंग में जाना है तो नीट करना है, ठीक है। तो बहुत सारे आपको कोर्स, मैं लास्ट में गिनवाऊंगा आपको, बहुत सारे कोर्स देख के आप लोग पागल हो जाओगे, ठीक है। तो ऐसे कोर्सेस है कि आपको अलग अलग फील्ड में जाना है, ठीक है। लेकिन चाइना में मात्र एक ही एग्जाम होता है गाओकाओ, और वो दुनिया का सबसे टफेस्ट एग्जाम है। और उसी के बेस पे जिसको इंजीनियरिंग में जाना है वो इंजीनियरिंग में चला जाता है, जिसको आर्ट्स में जाना है आर्ट्स में चला जाता है, जिसको कॉमर्स में जाना है कॉमर्स में चला जाता है। एक ही एग्जाम पूरे चीज को डिसाइड करता है, ठीक है। इसलिए वो एग्जाम ज्यादा टेंशन वाला होता है और ज्यादा ये होता है। उसमें 77 को एग्जाम नहीं होता है, बस एक एग्जाम होता है, ठीक है। जापान में देखोगे यहाँ यूनिवर्सिटी में प्रवेश के लिए एग्जाम हेल होता है। एग्जाम हेल प्रवेश परीक्षा का दौर कहा जाता है। वो प्रवेश परीक्षा का दौर होता है, एग्जाम का नाम नहीं है। कहा जाने वाला कड़ा मुकाबला होता है, लेकिन एक स्कूली स्तर पर फेल न करने की नीति है। वहाँ पे फेल नहीं करना है। और वहाँ पे हर साल स्कूल में एग्जाम के बेसिस पे मार्क्स नहीं मिलता है। वो हर दिन कुछ कुछ बच्चा एक्टिविटी करता है, उसके बेसिस पे उनको एग्जाम ग्रेड दिया जाता है कैसा, ठीक है। तो ये चीज़ें है वहाँ पे। भारत में देखिएगा यहाँ पे 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा, उसके बाद IIT नीट जैसी प्रतियोगिता परीक्षा का मुख्य टर्निंग पॉइंट होती है, जहां सीटों की कमी के कारण मुकाबला गला काट होता है। गला काट मतलब एक को काटेंगे तभी हमें सिखाया जाता है। 3 इडियट में मूवी में वो बोला था कि तुम दूसरे को गिराओगे तभी जाके तुम उस सीट पे पहुंचोगे। तो ये सब चीजें हैं यहाँ पे, समझ सकते हो, ठीक है। प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, सॉल्यूशन इसका कौन लाएगा पता नहीं है, ठीक है। ये सब चीज़ें आप लोग को देखनी पड़ेगी, चीज़ें कहाँ से कहाँ जा रही है वो देखना पड़ेगा। तो अगला जो चीज़ है, तो अगला चीज़ों पे डिस्कस करते हैं। देखिए अगला जो चीज़ है यहाँ पे हायर एजुकेशन एंड कॉस्ट। अगर मान लो कि भारत में पढ़ाई करनी है, चाहे दूसरे कंट्री में पढ़ाई करनी है, तो वहाँ पे एजुकेशन, अगर हायर एजुकेशन में जा रहे हो तो वहाँ पे कॉस्ट क्या लगेगा, पैसे कितने खर्चा होंगे। वैसे तो भारत में थोड़ा सा सस्ता है, ठीक है। USA दुनिया की सर्वश्रेष्ठ कॉलेज हार्वर्ड, स्टैफोर्ड यही होता है, लेकिन यहाँ की पढ़ाई अत्यधिक क्या होती है, महंगी होती है। जैसे स्टूडेंट डेप्ट क्या होता है, क्राइसिस होता है, ठीक है। तो याद रखिए पैसा वहाँ पे ज़्यादा लगता है, तो पैसा कमाते भी तो ज़्यादा है भाई, ठीक है। चीन सरकार रिसर्च और यूनिवर्सिटी रैंकिंग सुधारने पर भारी निवेश कर रही है, और यहाँ पढ़ाई का खर्च अमेरिका के मुकाबले काफी कम है। चाइना में क्या होता है ना, ज्यादा रिसर्च वगैरह पे काम होता है। भारत में क्या होता है, भारत में सिर्फ सरकारी नौकरी, ठीक है, नौकरी है सरकारी ही चाहिए बस। सरकारी नौकरी वाला लड़का है तो भाई उसके बल्ले बल्ले है, ठीक है। सब जगह मतलब उसको इज्जत मिलेंगे। सरकारी नौकरी वाला जो लड़का होता है ना, स्टार की तरह चमकता है समाज में, सोसाइटी में स्टार की तरह चमकता है। ये परसेप्शन किसने बनाया है, हम लोगों ने, आप लोगों ने, सरकार ने बनाया है। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है भले उसकी सैलरी 50,000 हो तो क्या हो, लेकिन वो स्टार की तरह चमकेगा। प्राइवेट वाला भले 2 लाख के कमाता हो तो क्या हो, लेकिन उसकी कोई अहमियत नहीं है। भाई सरकारी नौकरी है ना, बल्ले बल्ले है, ठीक है। ये चीज़ें हैं, क्यों, क्योंकि भाई सबको रिलैक्स वाली जिंदगी चाहिए। पता है कहीं क्राइसिस आने वाली नहीं है, कुछ होने वाला नहीं है, सरकार पैसे देगा ही, ठीक है, सैलरी देगा ही, इसलिए है, ठीक है। बाकी चीज़ें आप लोग समझ ही रहे हो, ठीक है। फिर उसके बाद देखिएगा जापान में यहाँ की यूनिवर्सिटी तकनीकी रिसर्च में आगे है, और पढ़ाई की लागत काफ़ी संतुलित है, ना ज़्यादा ना कम। उसके बाद भारत में आते हैं। भारत में देखोगे जैसे भारत IIT हो गया, IIM हो गया। IIM मतलब यहाँ पे आप लोगों को मैनेजमेंट का हो गया, एग्जाम वगैरह होता है। AIMS हो गया, जैसे टॉप बेहद किफ़ायती दौरों पर विश्व स्तरीय शिक्षा है, लेकिन मतलब ये सब में देखो सरकार खर्चा करती है। IIT वगैरह में जाओगे तो खर्चा तो कम है, लेकिन यहाँ पे पैसे तो कम लगते हैं, लेकिन कुछ इसके अलावा इसमें सीट भी तो कम ही रहते हैं ना। इसके अलावा भी अगर मान लो कि किसी को करना है तो वहाँ पे मैनेजमेंट का फीस क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है। अब थोड़ा सा आप देखिएगा यहाँ पे पूरे के पूरे मैंने एक
जगह पे मैंने इसको रखा और एक जगह पे इसको थोड़ा सा अच्छे से समझ लीजिए कि क्या चीज़ें हैं, आप लोग को थोड़ा सा बेहतर ढंग से समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कि अब चारों कंट्री है, अमेरिका हो गया, जापान, चाइना हो गया, जापान हो गया, इंडिया हो गया। यहाँ पे स्कूली संरचना कैसी है, आप देख सकते हो स्कूलिंग संरचना कैसी है। 5 साल, 3 साल, 4 साल हो गया एलिमेंट्री, मिडल, हाई स्कूल है। 6 3 3 हो गया। जापान में देखोगे 6 3 3 4 हो गया। भारत में देखोगे तो 5 3 3 4 हो गया, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की तरह। लेकिन अभी तक ये पूरे कंट्री में, मतलब पूरे ऑल ओवर इंडिया के स्टेट में ये लागू हुआ नहीं है। अभी ये चल रहा है प्लानिंग में। अब ये कब तक होगा, जब ये अच्छी चीज़ है तो लागू करो भाई, क्यों नहीं लागू कर रहे हो। अब अलग बात है, वहाँ पे भी कंट्रोवर्सी हो जाएगा। अनिवार्य शिक्षा देखोगे तो लगभग 12 वर्ष है, लगभग 9 वर्ष है, यहाँ पे भी 9 वर्ष है। लेकिन भारत में कितने वर्ष है, 6 से 14 वर्ष है अनिवार्य शिक्षा है भारत का। मुख्य फोकस देखोगे यूएसए में क्या होता है, क्रिएटिविटी होता है, क्रिटिकल थिंकिंग होता है। इसमें देखोगे एग्जाम, एकेडमी, एक्सीलेंस होता है। यहाँ पे डिसिप्लिन, कैरेक्टर बिल्डिंग पे ध्यान दिया जाता है। भारत में देखोगे एग्जाम ओरिएंटेड, धीरे धीरे स्किल बेस्ड अब बढ़ रहा है, स्किल आ रहा है, स्किल बेस्ड है, ठीक है। ये सब चीज़ें हो रहता है। प्रतिस्पर्धा मतलब कंपटीशन देखोगे तो यहाँ पे मध्यम है, यहाँ पे बहुत अधिक है। और भारत में भी क्या है, बहुत अधिक है। होमवर्क देखोगे तो कम माध्यम टाइप के होमवर्क रहते हैं भाई, चलो भाई ठीक है। बहुत अधिक यहाँ पे होता है मध्यम, और मध्यम अधिक होता है, ठीक है। ये सब चीज़ें विश्वविद्यालय प्रवेश के लिए यहाँ पे देखोगे तो जीपीए होता है, सैट होता है, एसीटी होता है, बताया ही। गाँव का वो एकमात्र एग्जाम होता है। यहाँ पे कॉमन टेस्ट होता है, यूनिवर्सिटी एग्जाम होता है। भारत में देखोगे तो जेई, नीट, सीयूटी होता है, बहुत सारे एग्जाम होता है। कैट होता है, मैट होता है, जैट, स्नैप, ठीक है, सीईटी होता है। फिर उसके बाद होटल मैनेजमेंट के लिए अलग आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है। मतलब इतने टाइप का है ना, मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा, वैसे बारी बारी से आता है, ऐसा नहीं है कि मुझे पता नहीं है। सारे एग्जाम के बारे में आप लोगों को बता दूंगा, लेकिन वो दिमाग में एक बार में आना चाहिए ना। कंटिन्यूअस नाम लेते हैं, वो सामने आएगा तो हम बता देंगे आपको, ठीक है। व्यवसायिक शिक्षा देखोगे तो यहाँ पे अच्छी है, बहुत विकसित है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, बढ़ रही है, ठीक है। अभी बढ़ी नहीं है, बढ़ रही है। शिक्षक का स्थान देखोगे तो मित्रता, मार्गदर्शक कहलाता है, अत्यधिक सम्मानित होता है। और अत्यधिक यहाँ पे भी सम्मानित होता है, और ये सम्मानित होता है, ठीक है। भारत में उतना बस सम्मान है, ठीक है भाई, चलो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सबसे ज़्यादा पैसे का सम्मान है, ठीक है। और यूएसए में मित्रवत है। टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन क्या है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, उच्च है। अब भारत में बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब रिसर्च पे देखोगे तो विश्व में अग्रणी है, तेजी से बढ़ रहा है, उच्च गुणवत्ता है, अभी बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये सब कंपैरिजन आप लोग थोड़ा सा देख लेना और अच्छे से थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये सब चीज़ें मैंने बहुत ठीक है। अब देखिए, कहने का मतलब आप लोगों ने देखा कि भारत का एजुकेशन सिस्टम इतना टफ है, तो इतना टफ होने के बाद हमें मिला क्या, क्या हम दुनिया से सबसे ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं क्या, वो देखते हैं। अब उसके बारे में देखते हैं। अब आ जाइए, बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें मिलेगी। आपको देखिए, अब इंडिया का देखिए कि इन 2025 में इंडिया नॉमिनल जीडीपी, एक होता है नॉमिनल जीडीपी, एक होता है पीपीपी बेस्ड जीडीपी होता है। उस पर इंडिया का जो अप्रोक्सीमेटली जो नेशनल इनकम है, नेशनल पर कैपिटा इनकम जिसको बोला, सबसे अच्छा होता है पर कैपिटा इनकम। जो पर कैपिटा इनकम है भारत का 2025 में कितना है, 2818 डॉलर है। तो ऑलमोस्ट अभी समझ सकते हो कि भारत डॉलर जो है, डॉलर के मुकाबले भारत का रुपया 95 के आसपास है। तो ऑलमोस्ट के मतलब उठा के आप 100 से इसको गुना कर लेना, आप लोगों को पता चल जाएगा। एक रफली 2 लाख कितना हो जाएगा, 2 लाख, ये देखिए इतना लगभग हो जाएगा, 2,81,800 के आसपास यहाँ पे एनुअल इनकम पर कैपिटा इनकम है। मतलब ये सालाना होता है, एक साल में हर एक व्यक्ति भारत का इतना कमा रहा है, ठीक है। देख सकते हो यहाँ पे 2.5 लाख से यहाँ पे 1 लाख हो जाता है। यहाँ पे एडजस्टिंग टू परचेजिंग पावर पैरिटी के बेस पे जाओगे तो ये भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। देख सकते हो 2132 होगा, यहाँ पे 2132 हो जाता है। वहाँ पे कहता है 2800 था 18, और यहाँ पे 2132 हो जाता है, ठीक है। तो ये सब समझ सकते हो, इतना है परचेजिंग पावर के हिसाब से। वो सब बताऊंगा मैं, ध्यान रखिए, टेबल के हिसाब से मैं बताऊंगा आप लोग को। जीडीपी पर कैपिटा इनकम देखोगे तो भारत का वही चीज़ बता रहा था। भारत का जीडीपी पर कैपिटा इनकम से हिसाब से भारत कितने नंबर पे आता है, वो 135। मतलब क्या होता है, नॉमिनल जीडीपी 135 और पीपी के बेस पे, परचेजिंग पावर पैरिटी के बेस पे 149 नंबर पे आता है। भारत की स्थिति ये है। और भाई ज्ञान देने आ रहे हैं ना, थोड़ा सा ज्ञान आके ले लेना भाई, हम तुमको ज्ञान दे देंगे,
ठीक है, आइए तो बात करना हमसे, बड़े बड़े ज्ञानी लोग ना बैठे ना, तो आना हम बताएंगे कि इंडिया की स्थिति इतनी खराब क्यों है। हर एक चीज में देखोगे तो 100 से ऊपर ही रैंक में आता है। अरे बाप रे, अब विश्व गुरु बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, एक का नहीं है, सब यहाँ पे जितने भी नेता बैठे हैं ना, सिस्टम को पूरा खोखला करके बैठे हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये बीजेपी सरकार, ये कांग्रेस सरकार, सब के सब ये लूटने पे रखे हैं, लूटने ही लगे हैं। ठीक है, कांग्रेस जो भी सरकार हो गया, हमें तो भाई, हमें क्या चाहिए, हमारा देश सही चाहिए भाई। तुम बैठे हो चलाने के लिए, बैठ चलाओ, लेकिन अच्छे से चलाओ, ऐसा फालतू बकवास मत करो। ये देखो, आप देखो, आप लोग बहुत सारी चीजें मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पे, फिर उसके बाद देखिए द यूएस पे पर कैपिटा इनकम कितना है, देख लीजिए। यूएस पर कैपिटा इनकम देखिए कितना है, 4360 पर मंथ है। ये देखिएगा, ये मंथ है और ये ईयरली है। थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये पर मंथ है, इसलिए मैंने मंथली इसको डेटा निकाला। एक महीने में इतना डॉलर कमाते हैं, मतलब 100 से गुना कर लीजिए, 43600, तो ये देख लीजिए कि कितना हो गया है महीने का। महीने का ये हो जाएगा कितना, 4,36,000 महीने का। हम लोग साल का कितना कमा रहे हैं, 2.5 लाख के आसपास। वाह, क्या बात है। और ये बड़े बड़े हाँक रहे हैं लोग, आप लोग देखते रहिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद चाइना मंथली इनकम देख लीजिए। चाइना मंथली इनकम हो गया आपका डॉलर में $505। $505 का आप अगर 100 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 5 लाख के हिसाब होगा। ये मंथली हो गया और ईयरली अलग है। ठीक है, तो ये समझ लीजिए। ठीक है, तो आप लोग ये देख लेना आप लोग। ठीक है, अब आ जाइए, थोड़ी सी और भी चीज़ें आती है। अब देखिए पर कैपिटा इनकम कैसे निकालते हैं, टोटल नेशनल इनकम, पूरा देश की कमाई और टोटल पॉपुलेशन से हम लोग भाग कर देते हैं, ये पर कैपिटा इनकम होता है। कभी आइएगा इकोनॉमिक्स के क्लास में हम लोग बताएंगे, इतना टाइम नहीं है आज। हम लोग जो करने बैठे हैं ये देखिए। अब आप लोग को थोड़ा सा टेबल के हिसाब से बताता हूँ। परचेजिंग पावर और नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी का मतलब क्या होता है, परचेजिंग पावर कितना होता है, ये दोनों चीज़ें मैं बताता हूँ। पहले तो देख लीजिए डेटा। इंडिया के देखोगे तो पर कैपिटा इनकम कितना है, 300 है। ठीक है, और परचेजिंग पावर पे कितना है, 12,000 से लेकर 15,000 तक। ठीक है, चाइना में देखोगे तो ये कितना है, 14,000 है, और यहाँ पे 28,000 से लेकर, ये डॉलर में है, आप लोग कन्वर्ट कर लेना, सबको 100 से गुना कर लेना। जापान में देखोगे तो ये 35,000 से 40,000 है, और ये पीपी पे 50,000 से कितना है, 60,000 है। यहाँ पे पीपीपी पे बढ़ रहा है। और इंडिया का भी देख लेना, यहाँ पे यूनाइटेड नेशन पे देखोगे 85,000 है और इतना है। अब दोनों का मतलब मैं समझाता हूँ। देखिए नॉमिनल जीडीपी का मतलब क्या होता है ना, कि अगर आप पैसे लेके जाते हो आईएमएफ में, तो उसके बदले में आपको डॉलर कितना मिल सकता है, मतलब कितना कन्वर्ट हो सकता है, कितना रुपया में कन्वर्ट कर सकते हो किसी चीज़ को, वो होता है नॉमिनल जीडीपी। और ये होता है परचेजिंग पावर, कि अगर मान लो कि 1 लाख रुपया है आपके पास, तो उसका कितना सामान खरीद सकते हो, कितना सामान खरीद सकते हो। ठीक है ना, अगर मतलब वही कहने का मतलब है, अगर मान लो कि कहीं पे जा रहे हो तो $10 में खाना मिल जा रहा है। ठीक है, $10 में खाना मिल जा रहा है, वहीं पे आपको भारत का लेके जाओगे, आपको 1,000 रुपया, तब जाके आपको खाना मिलेगा। मतलब इसके परचेजिंग पावर कितनी है, कितना सामान इस खरीद सकते हो, उसके बेसिस पे इसको लगाया जाता है कि इंडिया का पर कैपिटल इनकम कितना है, और इसका कन्वर्जन के ऊपर लगाया जाता है कि कितना कन्वर्टेड मनी होगा। ये होता है हम लोग का नॉमिनल जीडीपी होता है। आप लोग को थोड़ा सा चीज़ें समझ में आएगी। ठीक है, थोड़ा समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा तो फिर बोलना, बता देंगे। भारत में देखना है कि कितना % लोगों को सिक्योर जॉब मिलता है एजुकेशन के बाद। भारत का पूरा कंट्री के बाद मैं बता रहा हूँ। जापान में देखोगे तो 95% से लेकर 98% लोगों को सिक्योर जॉब मिल जाता है ग्रेजुएशन करने के बाद। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में देखोगे तो 75 से लेकर 85% लोगों को क्या मिल जाता है, जॉब मिल जाता है ग्रेजुएशन करने के बाद। चाइना में 60 से 80% है, और भारत में देख सकते हो 40 से कितना 55% है इनको इंडस्ट्री रेडी एम्प्लॉयबल माना जाता है। इंडस्ट्री रेडी एम्प्लॉयमेंट का मतलब समझते हो, मतलब जो डिमांड है उसके हिसाब से लोग होना चाहिए। एम्प्लॉयबल मतलब काम करने का लायक है, उनको जॉब ही कितना मिलता है पता नहीं। ठीक है, 40 से 55% लायक है कि हाँ उनको जॉब दिया जा सकता है, उसमें भी कितने % है पता नहीं। लोगों को बस यहाँ पे डिग्री मिल जा रही है बस। ठीक है, इन सब का देखोगे तो इन सब के इंडिया में चैलेंजेस क्यों है, इतना चुनौती क्यों है, देख लीजिएगा यहाँ पे। भारत में सबसे बड़ी चुनौती डिग्री वीएस स्किल गैप मानी जाती है। मतलब डिमांड, बच्चा ने सीखा, पढ़ाई किया, इंजीनियरिंग में काम कर रहा है जाके लोहा फैक्ट्री में। ठीक है,
काम पढ़ाई किया आर्ट्स में, जाके काम कर रहा है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, ठीक है। सॉफ्टवेयर का इंजीनियरिंग किया और जाके वो इलेक्ट्रॉनिक्स वाला काम में कर रहा है। तो ये स्किल गैप है ना, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और ये डिग्री चाहिए भाई, यहाँ पे लोगों को पैसा दीजिए, डिग्री तो आपको किसी पे भी मिल जाएगा, डिग्री तो भाई कहीं में मिल जाता है, मिल जाता है आराम से। तो डिग्री लोग ले लेते हैं, उसी के बेस पे क्या हो जाता है, घुस जाता है। स्किल गैप के वजह से ये सब चीज़ें प्रॉब्लम है। स्किल बेसिस यहाँ पे नॉलेज दिया ही नहीं जाता है लोगों को कि भाई लो पढ़ो ही करो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। सब के सब यहाँ पे फालतू बना के रखा है लो, ये सब चीज़ें होती रहती है, ठीक है। ये वही बात है। देखिए यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं कि बाकी सब बेरोजगार है, बल्कि कई छात्रों के स्किल इंडस्ट्री की जरूरत से मेल नहीं खाते हैं। अब भाई इंजीनियरिंग किया और मिल रहा है, क्योंकि क्या करेगा भाई, नहीं मिल रहा तो कुछ तो करना चाहिए, मेल ही नहीं खाता है। अब हम ही को देखो, हम लोग को भाई टेक्निकल डिग्री है और बैठ के यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, ठीक है। क्यों हुआ? क्योंकि ये सब चीज़ें नहीं, मतलब क्या बोलते हैं, कहीं जॉब अच्छे से नहीं मिला, फिर उसके बाद कुछ और मिला, बहुत सारे ऐसे मिल जाएंगे आप लोगों को। ये सब प्रॉब्लम है यहाँ पे, जॉब है नहीं, इंडस्ट्री है नहीं, सब चीज़ें ये इसीलिए। देखो इंडिया को बर्बाद करने में ना हाल, बर्बाद करने का जो हाल है ना, वो शुरू होता है ब्रिटिशर्स के काल से, ठीक है। किसी भी रीजन का आबाद करने का जो तरीका होना था, मतलब कहीं पे भी 3 सेक्टर माना जाता है। प्राइमरी सेक्टर माना जाता है, सेकेंडरी सेक्टर माना जाता है और टर्शियरी सेक्टर माना जाता है। प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय होता है। प्राथमिक में क्या होता है, एग्रीकल्चर वगैरह हो जाता है, जो मतलब रॉ मटेरियल वगैरह बनाता है। इंडस्ट्री मतलब फिनिश गुड बनाया जाता है। और टर्शरी मतलब होता है सर्विस सेक्टर, जो नौकरी वगैरह की बात होता है। तो अंग्रेजों ने क्या किया ना, कि कोई भी अगर यहाँ से आप यहाँ जाओगे, फिर यहाँ जाओगे तो देश का विकास होगा। यहाँ पे क्या है ना, लोगों को अंग्रेज ने बनाया था, सीधा जंप करवा दिया। यहाँ पे इंडस्ट्री तो लगाया ही नहीं, इंडस्ट्री नहीं लगाया, सीधा जंप करवा दिया टर्सरी पे, जिसके वजह से क्या हो जाएगा, स्किल गैप हो जाता है, लोगों को रोजगार नहीं मिलता है, प्रॉब्लम। और आज भी यही है कि इंडस्ट्री भारत में लगाया नहीं जा रहा है, सीधे के सीधे क्या करो, जॉब क्रिएट करो भाई, बैंक में जॉब कर लो, टीचर जॉब कर लो, ये कर लो, अरे भाई फैक्ट्री लगाओ, ये सब करो। तो ये गैप के वजह से ही क्या है, इंडिया का दुर्दशा ये है, और ये समझता नहीं है सब, देखिएगा। और सबसे ज़्यादा हालत किसकी खराब है, बिहार की हालत खराब है, ठीक है। कुछ दिन पहले अडानी जी आए थे और उन्होंने बोला था कि बिहार में कोई हॉस्पिटल का ओपनिंग वगैरह करने आया। तो हॉस्पिटल ये कौन सा सेक्टर है भाई, टर्शियरी सेक्टर है। खान सर भाई पढ़ाई करवा रहा है, सब कुछ कर रहा है, क्या लगवा रहा है, हॉस्पिटल बना रहा है, कैसा, टर्शियरी सेक्टर, सारा टर्शियरी सेक्टर। किसी को बोलो भाई यहाँ पे कोई उद्योग वगैरह लगाने के लिए, उद्योग कोई नहीं लगाएगा भाई, अजीब हाल है। प्रॉब्लम ये लोग समझते ही नहीं, मतलब सरकार किस लेवल तक मतलब बकलोल है, समझ में नहीं आ रहा है। और अच्छे से काम करो, थोड़ा समझो कि कैसे विकास होगा। तो ये सब चीज़ें हैं, इंडस्ट्री के यहाँ पे विकास नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से ये सब प्रॉब्लम होता है। मुख्य कैरियर क्षेत्र जो है, सीधी तुलना आप दिखा देता हूँ। भारत में देखोगे तो भारत की यहाँ पे सिर्फ बात कर रहे हैं कि कौन कौन सा कैरियर में बच्चे जाते हैं और किधर किधर जा रहे हैं, क्या क्या है यहाँ पे, ये देख लीजिए। सिर्फ यहाँ पे भारत की बात कर रही है। सबसे ज़्यादा बच्चे यहाँ पे इंजीनियरिंग वगैरह में जाते हैं, 50 से लेकर 60% था। फिर उसके बाद कॉमर्स में 45 से 50 हो जाता है, और ह्यूमैनिटी आर्ट्स वगैरह में 30 से 40% बच्चे जाते हैं, ठीक है। शुरुआती वेतन स्टार्टिंग का देखोगे 3.5 लाख से 8 लाख तक सालाना होता है, मंथली नहीं होता है, ठीक है। इसमें देखो 2.5 से 5 लाख तक होता है, और इसमें 2 लाख से लेकर 4 लाख सालाना के आसपास होता है। प्रवेश स्तर की नौकरी जो होती है, जैसे मतलब अगर मान लो कि आपने इंजीनियरिंग किया तो किस में जा सकते हो, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, डेटा एनालिसिस में आप लोग जा सकते हो, इसमें अकाउंटेंट में जा सकते हो, फाइनेंस में जा सकते हो, एनालिसिस में जा सकते हो। फिर आर्ट्स में देखो कंटेंट राइटर हो गया, HR डिपार्टमेंट हो गया, PR में हो गया, ठीक है, इस सब में जा सकते हो। सरकारी नौकरी की राह देख सकते हो, तो इसके थ्रू अगर इंजीनियरिंग किया होता है IES होता है, गेट होता है, PSU सेक्टर में जा सकते हो। कॉमर्स से जाता है तो ज़्यादा करके बच्चे क्या करते हैं, मतलब बैंक में जाने के लिए बैंक PO हो गया, क्लर्क हो गया, ग्रेड B हो गया, CAG हो गया, इस सब में जाते हैं। और ये आर्ट्स वाले जाते हैं सिविल सर्विसेज वगैरह जो हो गया, इसमें जाते हैं। बट आजकल तो ये सारा लोग इसी में जा रहा है, सब लोग इसी में जा रहा है, सब सरकारी। भाई रिसर्च वगैरह नहीं करना है, बस सरकारी नौकरी लेना, आराम से मजे से ठाट बाट लगानी है, एकदम बंगला मिलेगा, नौकर चाकर मिलेंगे, लोग पीछे घूमेंगे, प्रशासनिक पावर मिल जाएगा, बस सबसे बढ़िया, देश जाए खड्डे में जाए। और ऐसा परसेप्शन किसने बनाया है, पूरी की पूरी गवर्नमेंट ने बनाई है, लोग ने बनाया है, सब टीचर मिलकर बनाया है। सबसे अच्छा इंडिया में रहना है, बिहार में रहना है, तो भाई गवर्नमेंट जॉब। इंजीनियरिंग किया है, IIT लोग छोड़ के जानते हो कि आपको UPSC एग्जाम क्रैक करते हैं, पता नहीं कौन से लेवल का मतलब यहाँ पे शिक्षा दी जा रही है, कौन से लेवल के समझाया जा रहा है, पता ही नहीं चलता है, समझ रहे हो ना। IIT वगैरह का बहुत सारे लोग बच्चे
MBA वगैरह कर MBBS करने के बाद भी आके भाई SSC CGL बैंकिंग का ये सब तैयारी करते हैं। UPSC वगैरह तो छोड़ ही दीजिए ये सब। क्या स्थिति है भारत का, क्या बोल सकते हैं, ज़्यादा छोड़ो अब ज़्यादा बोला जाएगा। बेटर ऑप्शन कौन कौन सा है भारत में, देखिए अब ऑप्शन आपको बता रहा हूँ मैं, थोड़ा देखिएगा यहाँ पे कितने, बहुत सारा, तो मैं एक बार में बहुत सारा अभी छोड़ू, बहुत सारा है नहीं मेरे पास, डेटा नहीं था, मतलब बहुत सारा पुराना मेरा क्लास था उस टाइम का था, मुंबई में हम लोग क्लास चलाते थे तो ये सब चीज़ें था, देख सकते हैं। IBPS PO हो गया, SBI हो गया, ठीक है, फिर उसके बाद देखोगे SBA RRB नाबार्ड रेलवे SSC गवर्नमेंट एग्जाम हो गए बहुत सारे, UPSC BPSC MPSC पुलिस इंश्योरेंस हो गया, अदर जो भी आप लोग जानते हो उसके हिसाब से आप लोग बहुत सारा हो गया, MBA CAT हो गया, JAT MAT CET सब ये होता है, MBA CET होता है, CLAT होता है, लॉ होता है, होटल मैनेजमेंट का अलग एंट्रेंस एग्जाम होता है, BBA के लिए अलग हो जाता है, NID सुन के आप लोगों को टेंशन हो रहा है भाई NID क्या है, लोगों को लगता होगा कि डिजाइनिंग वगैरह जो करते हैं ना, फैशन डिजाइनिंग में हीरोइन जो चले जाते हैं लोग, वो ऐसे ही चले जाते हैं लोग, नहीं भाई देखो यहाँ पे NID नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डिजाइनिंग होता है, उसका भी एग्जाम होता है, ड्राइंग वगैरह का एग्जाम होता है, उसका भी एंट्रेंस टेस्ट होता है, जो क्वालिफाई करते हैं तो उनको कॉलेजेस में मिलते हैं और उसके बाद वो डिजाइनिंग में जाते हैं, ठीक है। निफ्ट हो गया, निफ्ट वही होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिजाइनिंग टेक्नोलॉजी होता है, नाटा होता है नेशनल आर्किटेक्चर होता है, ठीक है ना, आर्किटेक्चर वगैरह में जाना है तो नाटा के थ्रू एंट्रेंस एग्जाम होता है, ये सब एंट्रेंस एग्जाम है, बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम तो हमको याद भी नहीं है, मिलेगा तो बहुत सारा चीज़ हम बताएंगे। तो ये सब चीज़ें थी, आप लोग को देख लो घुमा फिरा के कि भारत की स्थिति मतलब ये है और एजुकेशन सिस्टम ऐसा है, तो कहाँ खड़े हैं हम लोग एजुकेशन में आप लोग खुद अंदाजा लगा सकते हो। और ये एजुकेशन सिस्टम को सुधारेगा कौन, आए दिन इतने सारे प्रॉब्लम होते हैं, ये सब चीज़ें होता है, तो ठीक है, तो ये सब चीज़ें प्रॉब्लम चलती रहेगी अपने जगह पे, गवर्नमेंट को थोड़ा फोकस करनी चाहिए, एजुकेशन सिस्टम को सुधारनी चाहिए, ठीक है, और पब्लिक को भी थोड़ा सा उसमें मदद करनी चाहिए सब तरीके से, तभी जाके कुछ होने वाला है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है, कुछ अगर आपको एक डाउट्स वगैरह रहेंगे, कुछ चीज़ें रहेगा तो आप इसमें हमसे पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।